डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था लास्ट 2 लेक्चर्स में। उसका आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम आज जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे हमारे सिलेबस का वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण। और हमने पिछले लेक्चर में भी ये कहा था कि अगर किसी कण की अवस्था को या कोई घटना हुई है तो अगर उसकी व्याख्या करनी है तो हमें एक गणित की आवश्यकता पड़ती है, और ये एक हम निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, आवश्यक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है, हमने ये भी एक कहा था कि अगर कोई निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई दूसरा निर्देश तंत्र समान गति से गतिमान है तो वो भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो गैलीलियन रूपांतरण जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र जड़त्वीय जो है, तो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में संबंध बनाना, रिलेशनशिप को बनाने के लिए गैलीलियन रूपांतरण को काम में लिया जाता है। तो यदि आपके पास स्थिर जो है अगर निर्देश तंत्र है तो उसके सापेक्ष हम जो भी दूसरे निर्देश तंत्र है उसके अंदर उसके विस्थापन, उसका वेग और उसके त्वरण या और बल के मान इत्यादि के भी हम फाइंड आउट इसलिए इस मेथड से कर सकते हैं गैलीलियन रूपांतरण के द्वारा। यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद भी रखनी है कि गैलीलियन रूपांतरण में समय जो है वो कोई भी घटना अगर होती है तो समय के ऊपर वो निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना होगी या कोई भी कण की अवस्था है वो एक ही समय पर दो स्थितियों में हमें रहेगा। तो यहाँ पे घटना के समय में, जैसा कि हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी में पढ़ते हैं, वहाँ समय का अंतर जो है वो रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो समय है उस घटित होने का वो उस पर ये कोई भी निर्देश तंत्र डिपेंड नहीं करता। इसलिए दोनों निर्देश तंत्रों के लिए अगर हमें समय अंतराल लेना है, मान लीजिए 1 सेकंड लेना है एस फ्रेम में, एक फ्रेम में, और एस डैश दूसरा निर्देश तंत्र है, तो दोनों के लिए हमें वही समय डेल्टा टी लेना पड़ेगा। तो इस तरह की ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक समय जो है वो एक तरह का अचर है। तो इसको समझने के लिए क्या करें, हम 2 फ्रेम लें जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हों। एक एस जिसको हमने जिसके लिए एक्सेस भी ड्रॉ करी है एक्स वाई जेड, और उसका जो बिंदु है प्रेक्षक बिंदु वो ओ है, और जहाँ से मेजरमेंट किया जाए, जहाँ से देखा जाए किसी को। और दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से उसको शो किया है एक्सेस को, और इन दोनों के बीच में इनका जो विस्थापन है, या जो मान लीजिए एस डैश जो है वो वी की गति से इसके सापेक्ष गतिमान है, तो उसका जो निश्चित दूरी है वो वी टी हो जाएगी। वी यहाँ सदिश है, वी वेक्टर। तो वी टी इन दोनों के बीच में ओ डैश के बीच में दूरी है। अब कोई अगर एक पॉइंट जहाँ पे कि कण की स्थिति को हमें मापन करना है या किसी घटना को हमें देखना है, तो एस के सापेक्ष उसका जो सदिश होगा, स्थिति सदिश, वो आर होगा, और जो पी के लिए एस डैश का जो स्थिति सदिश होगा वो आर डैश होगा। अब पी पे एस जो है वो अपने खुद के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेगा और लिखेगा एक्स वाई जेड टी, और इसी तरह एस डैश भी पी के कोऑर्डिनेट्स को लिखेगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी। ये तब है जब हम 3 डायमेंशनल 3 विमीय ले रहे हैं। तो एस के सापेक्ष जो ओ पी दूरी है जिसको हमने आर सदिश से व्यक्त किया, उसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यहाँ आई जे के जो हैं एकांक सदिश हैं एस फ्रेम में। इसी तरह एस डैश फ्रेम में ओ डैश पी की जो दूरी है उसको हम सदिश लिखेंगे आर डैश, जो एक्स डैश आई डैश वाई डैश
जे डैश जेड डैश के डैश। लेकिन यहाँ पे ये मानते हैं हम कि गैलीलियन रूपांतरण में, क्योंकि इसमें कोई समय का अंतराल नहीं हो रहा है और स्पेशल थ्योरी की तरह, इसलिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश, जो यूनिट वेक्टर्स रहेंगे इनके अंदर, वो उनकी दिशाएं भी वैसी ही रहेंगी जैसा कि एस फ्रेम में थे। तो इसलिए हम लिखेंगे एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। अब इस ट्राइंगल को अगर देखें ओ डैश पी, तो इसके अंदर हम पाएंगे कि अगर एक त्रिभुज का ट्राइंगल का लॉ यूज़ करें तो ओ पी इज इक्वल टू वैक्टर ओ डैश प्लस ओ डैश पी, या ये अक्सर कहें आर इज इक्वल टू वी टी प्लस आर डैश, या आर डैश इज आर माइनस वी टी। तो ये जो रिलेशन है आर डैश इज इक्वल टू मीन्स हमने एक रूपांतरण किया स्थिति का एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में। तो एस डैश फ्रेम में जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, वो क्या कोऑर्डिनेट रीड करेगा, स्थिति की क्या वैल्यू रीड करेगा, वो आर डैश को रीड करेगा, जो कि एस में वैल्यू है आर माइनस जो उनकी सापेक्ष गति है वी, वो एस और एस डैश के बीच में, और वी टी इज सिंपली डिस्टेंस, सो आर माइनस वी टी। ये गैलीलियन का प्रथम स्थिति रूपांतरण कहलाता है, पोजीशन वेक्टर का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब यदि एस के रिलेटिव मान लीजिए उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है पी के, तो इस केस में उसके जो वेलोसिटी घटक रहेंगे कंपोनेंट्स, वो वी एक्स वी जेड हो जाएंगे। और इस तरह से इसमें अगर हम लेते हैं वी की वैल्यू सापेक्ष वैल्यू, तो वी एक्स वी वाई वी जेड को हम इस तरह से लिखेंगे। तो हम इंडिविजुअली एक एक के लिए हम एक्स डैश आर डैश की जगह, आर माइनस वी टी की जगह हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को सेपरेटली भी करेंगे। तो एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई माइनस वी वाई टी और जेड माइनस वी जेड टी। नो अगर अब एक ये तो था जबकि वो स्थिर बिंदु है, कर्ण जो है वो स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है पॉइंट बी पे। अगर ये पॉइंट पी से वो कर्ण मूव करता है, शिफ्ट करता है, किसी एक दूसरी स्थिति में जाता है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करें, तो P और Q जो है वो डिस्टेंस, उसको हम अब P जो बिंदु है, अब S के सापेक्ष जो एक्स वाई जेड से दिखाया गया है उसका सदिश वेक्टर है r1, लेकिन और s डैश के सापेक्ष उसका बिंदु है r1 डैश। सिमिलरली s डैश के लिए s के लिए q बिंदु का होगा r2 और q बिंदु का s डैश के सापेक्ष होगा r2 डैश। तो अगर हम वेक्टोरियली लें सदिश के रूप में, तो हमारे पी क्यू डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r2 डैश माइनस r1 डैश। तो इसको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पी क्यू इज़ r2 माइनस r1, और पी क्यू ही अगर एस डैश फ्रेम लिखेगा अपना दूरी, तो वो r2 डैश माइनस r1 डैश लिखेगा, लेकिन जो एस फ्रेम है वो पी क्यू लिखेगा r2 माइनस r1। दूरी वही है, लेकिन उन दोनों फ्रेम्स में क्योंकि सापेक्ष गति से मूव कर रहे हैं वो एस डैश फ्रेम, तो इसलिए उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी क्यू और पी क्यू के एस और एस डैश के लिए अलग अलग रहेंगे। अब r1 डैश हम जानते हैं r1 माइनस वी टी होता है, और r2 डैश जो है r2 माइनस वी टी होता है। इसलिए r2 डैश माइनस r1 डैश जो विस्थापन जो रहेगा d डैश से अगर रिप्रेजेंट करें, तो r2 माइनस वी टी माइनस ऑफ r1 माइनस वी टी, क्योंकि v तो कॉमन है, तो r2 माइनस r1। लेकिन r2 माइनस r1 तो हमारा OP है जो कि d है, मीन्स जो s फ्रेम में उसका विस्थापन सदिश का मान या दिशा जो नोट करेगा s फ्रेम, वही वैल्यू एस डैश फ्रेम भी मेजर करेगा। ये हमारे को क्या दर्शाता है कि गैलीलियन रूपांतरण में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है
वो एक अचर राशि रहता है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम इस भी नाम से जानते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के गैलीलियन निश्चलता का नियम। ना अब मान लीजिए, अब इनके अंदर जो हमने x डैश y डैश z डैश लिखते हैं, तो या r और r डैश, अब s और s डैश के सापेक्ष ये मूव करने लगता है p बिंदु, और समय के साथ अगर ये मूव कर रहा है तो dr डैश अपॉन dt क्या लिखेंगे, dr अपॉन dt माइनस v, क्योंकि r डैश इज r माइनस वी टी, तो dr डैश अपॉन dt विल बी इक्वल टू dr बाई dt माइनस v। अब क्योंकि v कांस्टेंट है, समान रूप से गतिमान था, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर हम लिखना चाहते उसको कोऑर्डिनेट निर्देशांक के रूप में, तो हमें लिखना चाहिए था d डैश अपन राइट में देखिए d डैश अपॉन dt डैश इज इक्वल टू dt। लेकिन ये क्योंकि हमने ये पहले ही कहा कि t किसी भी निर्देश तंत्र पे गैलीलियन रूपांतरण में अंतर नहीं करता, तो हम इसको लिखेंगे d बाई डी टी। सो हमारा जो रिलेशन वेलोसिटी के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो हो जाएगा v डैश माइनस v, जो कि शो हुआ। तो यहाँ dt डैश भी dt के बराबर, और v डैश जो है वो dr डैश बाई dt, तो dr डैश बाई dt ही आएगा, dr बाई dt। तो v डैश इज v माइनस वी। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ ये तो जो है, एक तो गैलीलियन का वेग का रूपांतरण है, और दूसरा ये एक निश्चित मान से ही अंतर से मेजरमेंट होगा, इसका मापन होगा। अब जैसे वेलोसिटी का किया, अब सपोज़ कीजिए वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो एक रेट से बढ़ने लगती है, तो हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं त्वरण। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt माइनस, क्योंकि आप यूज़ करोगे v डैश इज इक्वल टू v माइनस v स्मॉल, तो इसका जो अवकलन होगा वो dv डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dv डैश, तो a डैश जो है वो a के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो भी एक निश्चर रहता है, इनवेरिएंट रहता है गैलीलियन रूपांतरण में। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सेलरेशन का गैलीलियन रूपांतरण में। अब यदि आप कोई कण है तो उसका मास निश्चित हो सकता है। तो अगर एक मास का कण है जिसका मास m है, अगर उसको हम इस इक्वेशन में जो त्वरण की प्राप्त की है एक्सेलरेशन की, उससे मल्टीप्लाई करें, तो आप ये पाएंगे कि f डैश इज इक्वल टू, f मीन्स s डैश फ्रेम में जो फोर्स, जो बल का मापन किया जाएगा प्रेक्षक के द्वारा, वो s फ्रेम में जो मापन हुआ है बल का उसके बराबर होगा। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स इन गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण में बल का ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण, रूपांतरण कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एक इनर्शियल फ्रेम है, तो उसके रिलेटिव जो दूसरा फ्रेम यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है वो भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा। ये हमको प्रूव हम इस f डैश इक्वल टू f से समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है लेकिन f डैश इक्वल टू f का, कि अगर दो निर्देश तंत्र ऐसे हैं जो दोनों जड़त्वीय हैं, अब मान लीजिए दो प्लैनेट्स ले लेते हैं, तो उनके सापेक्ष जो गति है वो अगर कांस्टेंट है इसमें, तो हम उस ग्रह पर भी वही नियम जो हम यहाँ लगाते हैं, न्यूटन्स के नियम, वो हम उनकी रोज़मर्रा के जो इक्वेशंस लगाते हैं, वहाँ पे जो हम कंपोनेंट्स ले जाके रखते हैं, रोवर्स ले जा रहे हैं, उन सब के अंदर वही इक्वेशन जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वही नियम लागू हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये है अगर इनर्शियल फ्रेम है तो दूसरा भी इनर्शियल फ्रेम रहेगा। तो यदि हम एक अटैच कर दें, किसी सन पे भी अटैच कर दें, सूरज पे, तो भी वो एक इनर्शियल सिस्टम रहा, और वहाँ पे भी वही इक्वेशंस हमें जो यहाँ लगाते हैं पृथ्वी पर वही लगेंगी। तो ये एक हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत ही ईजी हो जाता है। नो, इसको एक और चीज़ को हमें दो चीज़ को प्रूव करना है। एक तो है
ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का नियम। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि एस फ्रेम में मान लीजिए हम ये लेते हैं m1u1, आप कंजर्वेशन लॉ पढ़ चुके हैं तो इसको हम सीधा लिखते हैं एस फ्रेम में। अगर हमें लिखना है एक दो कणों की टक्कर है आपस में, तो इनिशियली उसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, m1u1 प्लस m2u2 दोनों, और उसके फाइनल मोमेंटम टक्कर के बाद m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे v1 v2 टक्कर के बाद की वेग हैं, u1 u2 उसके पहले के वेग हैं। एस डैश फ्रेम में लिखेंगे वही इक्वेशन संवेग के सेक्शन के, तो m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, और ये होना चाहिए ये इक्वेशन। तो क्या ये ऐसा आएगा, क्या हमें ये प्रूव करना है? तो हम क्या करेंगे कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ते हैं वेग के, v डैश इज इक्वल टू v माइनस u, या हम ये कहें कि v इज इक्वल टू v डैश प्लस u, तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो एस फ्रेम की इक्वेशन को लो जो ऊपर लिखी है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2, उस इक्वेशन में आप क्या करो कि u1 की जगह u1 डैश प्लस v लिख दो, u2 की जगह u2 डैश प्लस v लिखो, v1 डैश की जगह v1 डैश प्लस v लिखो, और v2 डैश की जगह v2 डैश प्लस v लिखो, v स्मॉल, और यहाँ पे इनको कैपिटल से करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या होगा कि m1 u1 डैश प्लस v प्लस m2 u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस v प्लस m2 v2 डैश प्लस v, और इससे m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू बाकी सब जो टर्म्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और इससे हमने जो प्रूव करना था कि एस डैश फ्रेम में भी जो हम एस फ्रेम में संवेग के संरक्षण का नियम लिखते हैं वही जो है एस डैश फ्रेम में भी लागू रहेगा। इसका मतलब जो संवेग के संरक्षण का नियम है गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित नहीं होता है, सेम इक्वेशन रहती है। इसी तरह अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लें, ऊर्जा का संरक्षण, तो एस फ्रेम के लिए लिखेंगे हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस सम एनर्जी जो लॉस कहीं होता है तो q उसको हम एडजस्ट करते हैं। और हमें ये सिद्ध करना है कि एस डैश फ्रेम में ये जो क्वांटिटी है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है, हाफ m1u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर प्लस q, ये भी वैलिड रहेगा सेम ऐसा। तो इसके अंदर भी वही करें जो जैसे संवेग में किया था। आप जो u1 u2 और v1 v2 के वैल्यूज़ हैं उनको आप वेग के रूपांतरण जो गैलीलियन के उनसे रिप्लेस करें, जैसे u1 को u1 डैश प्लस v, u2 को u2 डैश प्लस v, और v1 डैश प्लस v v1 के लिए और v2 के लिए v2 डैश प्लस v, इसको आप करें। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप इसके अंदर इसका परिमाण लेंगे जो कि हमने इनको ब्रैकेट से शो किया हुआ, और इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो u1 डैश। तो ये अब एक क्वांटिटी इसके अंदर, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर में आपको पता हो तो एक डॉट प्रोडक्ट आता है, तो अदिश गुणनफल, तो उनको हमें यूज़ करना है कि ए बी बी प्लस बी का वेक्टर्स हैं और उनका स्क्वायर हमें करना है। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2a डॉट बी, तो एक टर्म आएगी 2a डॉट बी वाली। ये तो दो इसके अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर जो हैं वो तो हैं अदिश राशियाँ, लेकिन a डॉट बी जो है वो अदिश गुणनफल है, तो वो अदिश आएगा लेकिन बट वो गुणनफल है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u1 डैश डॉट v प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u2 डैश डॉट v इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v1 2 डैश डॉट v प्लस q। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो कुछ टर्म्स रिटेन कर लें, एक साथ कर लें, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 प्लस m2 u2, ये कॉमन टर्म्स हैं, डैश डॉट v, और राइट हैंड साइड में भी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस, और ये कॉमन टर्म q डॉट v की आएगी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश डॉट v। लेकिन संवेग के संरक्षण का जो हमने नियम किया था उसके अंदर ये पाया था कि m1
वी u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज़ इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो इस इक्वेशन में भी ये दोनों क्योंकि बराबर होंगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस सम क्वांटिटी q। तो ये हमारे जो ऊर्जा का संरक्षण है वो गैलीलियन रूपांतरण में भी निश्चल रहता है, सेम फॉर्म मेंटेन करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सटेंशन करेंगे।